आप बात करेंगे कंटेम्प्रेरी इश्यूज और फ्यूचर इश्यूज मोबिलाइजेशन, कंजप्शन लेड और इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ क्या होनी चाहिए। इंडिया, विच वन इंडिया इज परसुइंग। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ड्रिवन होता है इधर इन्वेस्टमेंट से या फिर कंजप्शन से। इंडिया में प्रेसिडेंटली जो है कंजप्शन ड्रिवन है। चाइना में जो है 40% जो है इन्वेस्टमेंट, 40% प्लस ही रहता है इन्वेस्टमेंट, पर इंडिया में 31% है जीडीपी का। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो कैपेक्स ने रीच किया है। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो कैपेक्स रीच किया है $6.56 ट्रिलियन, मतलब 77 बिलियन। शेयर जो है, शेयर इन ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन वो ड्रॉप हुआ है, 32 से कम होकर 31 हो गया है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो है फेल टू 11.2% जीडीपी, बिलो प्री कोविड लेवल 11.8% था जीडीपी का इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फॉल हुआ है, ये ध्यान रखना है। पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट कंबाइन करता है इसमें सेंट्रल और स्टेट जो है उसका इन्वेस्टमेंट 25% है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूट करती है 30% ऑफ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर कंपैरिजन यूएस की गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग जो है वो रिप्रेजेंट करती है 36.7% जीडीपी का। तो हमारे गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है। तो इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ की बात करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट मशीनरी में, फैक्ट्रीज में, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और हाउस होल्ड का इन्वेस्टमेंट जो होता है रियल एस्टेट में, ये कलेक्टिवली जो है ना, ये इन्वेस्टमेंट को बताता है। तो ये इंक्रीज करता है इन्वेस्टमेंट जो होता है, इससे कैपिटल एसेट्स इंक्रीज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का ग्रोथ होता है। ये बेनिफिट करता है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कैपेसिटी, जॉब ग्रोथ करता है, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। अगर 100 रुपये हम इन्वेस्ट करते हैं, 100 रुपीज इन्वेस्टेड कैन इंक्रीज जीडीपी बाई 125, मतलब रिपल इफेक्ट होता है इसका। डाउन साइड, हाउएवर द डाउन साइड इज इनिशियल कॉस्ट हाई होता है, कंप्लीशन टाइम, जेस्टेशन पीरियड हाई रहता है, जो डिले करता है रिटर्न को। दूसरा है कंजप्शन लेड ग्रोथ। यहाँ कंज्यूमर स्पेंडिंग जो होती है वो स्टिमुलेट करता है डिमांड को, डिमांड स्टिमुलेट होगी, प्रोडक्शन स्टिमुलेट होगा, जॉब क्रिएशन होगा, ग्रोथ होगी। यहाँ ओवर रिलायंस होता है कंजप्शन पे, ये जिससे सस्टेनेबिलिटी का इशू आता है, इसका वीकर मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, और इसमें पोटेंशियल इन्फ्लेशन रिस्क रहता है अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से। गवर्नमेंट जो चाहती है कैटलाइज करना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, जिससे सिग्निफिकेंट इंक्रीज होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में, क्राउड इन करेगा प्राइवेट प्लेयर को, क्रिएट करेगा डिमांड और इंप्रूव करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को। ग्रोथ स्टोरी की बात करेंगे इंडिया और चाइना की। 1990 में दोनों कंट्री सिमिलर पर कैपिटा इनकम थी। 2023 में चाइना की पर कैपिटा इनकम जो 5 टाइम है इंडिया से ज़्यादा है। स्पीडी ग्रोथ जो है चाइना का वो इन्वेस्टमेंट रेट था। 1982 में इन्वेस्टमेंट जो है एच सी एल और जीडीपी वो 39% था चाइना में, कंपेयर टू 27% इंडिया में। 2023 में चाइना का इन्वेस्टमेंट जो है वो 41% है, इंडिया का 30% है। ईस्ट टाइगर इकोनॉमी जैसे साउथ कोरिया स्टडी शिफ्ट हुआ है, यहाँ कंजप्शन से इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ ऑब्जर्व किया इसने, जिससे हाई ग्रोथ फेज आया। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ कंजप्शन शेयर ऑफ जीडीपी और करस्पॉन्डिंग डबलिंग हुए इन्वेस्टमेंट में। तो इन्वेस्टमेंट जैसे साउथ कोरिया ने डबल किया उसकी जीडीपी ग्रोथ बढ़ी। प्राइवेट कंजप्शन हमारा इंडिया में 60% है, चाइना में 40% है। इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ 30 है, वहाँ 41 है। गवर्नमेंट कंजप्शन यहाँ 10 है, वहाँ 16 है। ठीक है। एक्सपोर्ट यहाँ 21 है, वहाँ 20 है। लेस इम्पोर्ट है। जीडीपी की बात करेंगे, जीडीपी पर कैपिटा हमारा 2481 है, वहाँ 12,600 है। रोल ऑफ इंडिया कैपिटल मार्केट इन रिसोर्स मोबिलाइजेशन, कैपिटल मार्केट की बात करेंगे, इकोनॉमिक एबिलिटी ट्रांसलेट करना अपनी सेविंग को प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में, ये क्रिटिकल है किसी भी ग्रोथ के लिए, किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए। इस कंटेक्स्ट में डीप और एफिशिएंट कैपिटल मार्केट होना वो जरूरी है, इंडिस्पेंसिबल है। करंट स्टेटस की बात करेंगे तो इक्विटी मार्केट ग्रोथ की बात करेंगे। इंडिया का इक्विटी मार्केट जो है उसने देखा है सिग्निफिकेंट ग्रोथ और रेजिलियंस। मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी जो है वो 136% है, सिग्निफिकेंट हायर है देन द मेजर इकोनॉमी जैसे कि चाइना। ये इंडिकेट करता है डीप और डेवलप्ड इक्विटी मार्केट है हमारी। आईपीओ मार्केट जो मोर वाइब्रेंट है। इंडिया रैंक करता है टॉप ग्लोबली इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ लिस्टिंग। अंडर डेवलप्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, शैलो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है। इंडिया डेट मार्केट जो वो डोमिनेटेड है गवर्नमेंट सिक्योरिटी से, शैलो और इलिक्विड कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है। इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि इंडिया का कॉर्पोरेट मार्केट जो है 18% ऑफ जीडीपी है, साउथ कोरिया के 80% है कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। यहाँ हम मार्केट जो है वो डोमिनेट की जाती है प्राइवेट प्लेसमेंट, 98% जो है प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी और बड़े बड़े जो वो है उनको मिलता है, बड़े बड़ी जो एजेंसीज है उन्हें मिलता है, जो स्मॉल फार्म और रिटेल इन्वेस्टर है उन्हें नहीं मिल पाता, उनका लिमिटेड रोल है। ये फोर्स करता है मैन्युफैक्चरिंग और नॉन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर टू रिलाई मोर ऑन बैंक क्रेडिट। ये हिंडर करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर्मेशन। रिटेल इन्वेस्टर का ग्रोथ हुआ इंडिया में 2.7 टाइम इंक्रीज हो गया है।
इन्वेस्टर की बेस पर बात करेंगे तो पॉजिटिव ट्रेंड देखा गया है, ग्रोथ हो रही है, ग्रोइंग हो रहा है डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेशन इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म से फैसिलिटेट हुआ है। इंडिया कैपिटल मार्केट जो लैक करता है डेप्थ, पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में डिपेंड करने की जरूरत है। कैपिटल मार्केट उसके लिए रिक्वायर है कि हम इन्हांस करें सेकेंडरी मार्केट की लिक्विडिटी को कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए, इंकरेज करें पब्लिक इशुएंस को और एक्सपांड करें इन्वेस्टर बेस को फॉर डेट इंस्ट्रूमेंट। चैलेंज क्या फेस किया जाता है एनबीएफसी के द्वारा? एनबीएफसी इंडिस्पेंसेबल पार्ट है रिसोर्स मोबिलाइजेशन के फ्रेमवर्क के लिए। इसके रीच और स्पेशलाइजेशन के कारण ये फेस करता है कई सारे इशूज, जैसे कि लिक्विडिटी और एसेस लेबिलिटी मिसमैच है, इसके पास उतने पैसे नहीं है, लेबिलिटी का लिक्विडिटी का क्रंच है, एसेस लेबिलिटी का इशू है, रेगुलेटरी स्क्रूटनी। पास्ट क्राइसिस को देखते हुए आरबीआई जो है टाइटन कर रही है अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को एनबीएफसी के लिए। स्केल बेस्ड रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किया गया है। रिस्क राइजिंग क्रेडिट रिस्क, प्रॉफिटेबिलिटी और स्टेबिलिटी डेंजर में, अनसिक्योर्ड लोन बढ़ते हैं तो ठीक है। वाइल इनकी इफेक्टिवनेस जो है प्रमोट करने में फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत अनडिनाइबल है। इंश्योर करना इनकी स्टेबिलिटी को रोबस्ट रेगुलेशन के थ्रू, प्रूडेंट रिस्क मैनेजमेंट होना, एडिक्वेट लिक्विडिटी जो है वो क्रूशियल है, ताकि इनकी ओवरऑल जो फाइनेंशियल हेल्थ है हमारे इकोनॉमी की, फाइनेंशियल हेल्थ और फाइनेंशियल सिस्टम जो हमारी इकोनॉमी का, वो हम स्टेबलाइज कर सके। इसके बाद बात करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी एज अ मोबिलाइजेशन टूल। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है क्रूशियल रोल प्ले करती है एनहांस करने में प्रोडक्शन कैपेसिटी को, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी को इकोनॉमी के अंदर। कई सारे इनिशिएटिव जो है इंट्रोड्यूस किए गए बूस्ट करने के लिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन और ड्राइव करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत है, बूस्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग को, फॉस्टर करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप को, क्रिएट करेंगे रेजिलिएंट इकोनॉमी। ये इनिशिएटिव जो कलेक्टिव एम करते हैं कंडीसिव इन्वायरमेंट डेवलप करना है ग्रोथ के लिए और इंप्रूव करना है इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस ग्लोबली। कोर कंस्ट्रेंट क्या है इंडिया के रिसोर्स मोबिलाइजेशन में? पहले तो स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक इशू है, ठीक है, हमारे यहाँ प्री मैच्योर जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, स्टैग्नेंट मैन्युफैक्चरिंग है, फिजिकल प्रेशर और सेंट्रल स्टेट के डायनामिक्स है, मतलब कि क्राउडिंग आउट हो रहा है, गवर्नमेंट की बोरिंग ज़्यादा है, फिजिकल बोरिंग ज़्यादा है, जिससे क्राउडिंग आउट होता है, ह्यूमन कैपिटल डेफिसिट है, एम्प्लॉयबिलिटी लो है, एम्प्लॉयबिलिटी यूथ एम्प्लॉयबिलिटी लो है, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स बॉटलनेक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी है जो हिंडर करता है ग्रोथ को। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम बात करेंगे गवर्नमेंट बजटिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट है किसी भी गवर्नमेंट का। ये एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है एस्टिमेटेड रिसीट और एक्सपेंडिचर का। ये एसेंशियल है प्लानिंग के लिए और मैनेज करने के लिए, नेशन के रिसोर्स को अचीव करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्राइस स्टेबिलिटी एंड इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क, कैसे हम रिसोर्स को अलोकेट करेंगे, स्कार्स रिसोर्स को कैसे हम प्रायोरिटाइज करेंगे, अपनी डेवलपमेंट नीड को और वेलफेयर एजेंडा को अचीव करेंगे। कंपोनेंट क्या है बजट के? रेवेन्यू साइड होती है, कैपिटल होती है। रेवेन्यू में रेवेन्यू रिसीव, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल में कैपिटल रिसीव, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीव में टैक्स रिसीट, नॉन टैक्स रिसीट। नॉन टैक्स में डिविडेंड, प्रॉफिट, लोन में इंटरेस्ट मिला है जो इंटरेस्ट ऑन लोन और फीस। रेवेन्यू अकाउंट की बात करेंगे तो ये रिकरिंग होता है, रेवेन्यू रिकरिंग होता है, मतलब बार बार होता है, इससे एसेट्स और लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आते। रेवेन्यू रिसीट की बात करेंगे तो ये नॉन रिडीमेबल होता है, नॉन इससे लायबिलिटी कोई क्रिएट नहीं होती, ना एसेट जनरेट असेट्स होता है, ना लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। टैक्स होती है जैसे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स रिसिप्ट होती है जैसे इंटरेस्ट मिला है, डिविडेंड मिला है, प्रॉफिट मिला है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो ये ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो फंक्शनिंग पे लगता है, जैसे सैलरी हमने दिया, पेंशन हुआ, इंटरेस्ट पेमेंट हुई, सब्सिडी हुई। कैपिटल अकाउंट इससे एसेट्स और लायबिलिटी में फर्क पड़ता है, या तो एसेट्स बढ़ेंगे या तो कम लायबिलिटी कम होगी, तो उसे हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल रिसिट होता है जिससे हम हमारे जो एसेट्स और लायबिलिटी में चेंज आएंगे, या तो लायबिलिटी बढ़ेगी या तो एसेट्स कम होंगे, तो वो होता है कैपिटल रिसिप्ट। उसके बाद बात करेंगे डिस्टिंग्विश करना है कैपिटल रेवेन्यू बजट को। फंडामेंटल डिफरेंस है गवर्नमेंट की एसेट्स लायबिलिटी में जगह चेंज पड़ रहा है तो वो कैपिटल बजट है, अगर रेवेन्यू एसेट्स लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा तो वो रेवेन्यू बजट है। रेवेन्यू बजट है, इसमें करंट अकाउंट, करंट इनकम और कंजप्शन पैटर्न होता है, ठीक है। और कैपिटल बजट जो होता है ये कंप्राइज करता है कैपिटल रिसिट और कैपिटल एक्सपेंडिचर को। अब गवर्नमेंट डेफिसिट की बात करेंगे तो इससे आता है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट वो होता है जो गवर्नमेंट का टोटल डेफिसिट है, गवर्नमेंट का बजटरी डेफिसिट है। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब होता है कि मान लो रेवेन्यू रिसीव गवर्नमेंट को कितना मिला और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू रिसीव से, तो जितना ज़्यादा है वो होगा रेवेन्यू डेफिसिट। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितना ज़्यादा है रेवेन्यू रिसीव से, वो होगा रेवेन्यू डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट की जो बोरिंग है, टोटल बोरिंग जो आती है वो गवर्नमेंट की फिजिकल डेफिसिट है। बजट में जो बोरिंग आती है गवर्नमेंट की एनुअल, वो गवर्नमेंट की फिजिकल डेफिसिट है सिंपली। या फिर सिंपल हम कह सकते हैं गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है, इनकम कितना है। एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा है इनकम से तो एक्सपेंडिचर कितना ज़्यादा है वो होगा डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट जो है गवर्नमेंट का, उसमें से गवर्नमेंट ने जो पेमेंट करने की, इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए जो लोन लिया है वो हम माइनस कर देंगे
तो मतलब गवर्नमेंट ने जितना इंटरेस्ट पेमेंट किया है उसको माइनस कर देंगे, उसके बाद जो डेफिसिट आएगा वो आएगा प्राइमरी डेफिसिट। अब बात करेंगे फिस्कल पॉलिसी एंड मैनेजमेंट। पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, चैलेंजेस इन पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड। पब्लिक एक्सपेंडिचर जो मैनेजमेंट है वो इसमें सिग्निफिकेंट चैलेंजेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा में। इंडियन इकोनॉमी ओपन हुई है, इसने इंक्रीज की है कॉम्प्लेक्सिटी मैनेजमेंट के लिए। इंश्योर करना एक्सपेंडिचर जो है वो डिजायर्ड आउटकम दे, वो चैलेंज है। कंट्रोल करना विशफुल एक्सपेंडिंग को, वो एक चैलेंज है। उसके अलावा बैलेंस करना कि हमारी नीड जो है हम उसका हमारी नीड को अटेन कर सके और फिजिकल प्रूडेंस और फिजिकल डिसिप्लिन को इंश्योर कर सके। उसके अलावा गवर्नमेंट जो है इंक्रीज हो रही रिलायंस गवर्नमेंट का सेस और सरचार्ज पे, हायर डिवोल्यूशन और जबकि स्टेट जो है डिमांड कर रहा है कि हायर डिवोल्यूशन होना चाहिए, तो ये इश्यूज है। शिफ्ट हो रहा है फोकस, हमारा फोकस शिफ्ट हो रहा है क्वांटिटी से क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर में फोकस हो रहा है। इकोनॉमिक सर्वे जो 25 है वो स्ट्रेटेजी शिफ्ट की बात करता है, कंपोजिशन क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। हमें प्रायोरिटाइज करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर को ओवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रीओरिएंट करना है इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड हायर इनकम इकोनॉमिक रिटर्न एंड क्राउड इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट। क्राउड इन करना है पब्लिक इन्वेस्टमेंट को। ट्रेंड की बात करेंगे तो हमारा जो कैपेक्स है वो बढ़ रहा है। यूनियन बजट 2026 जो है 2026 ये सपोर्ट करता है स्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। 1.5 लाख करोड़ प्रपोज किया गया है। 50 ईयर का इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे स्टेट को कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए। FRBM फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 का इनेक्ट किया गया था ट्रांसपेरेंसी के लिए, इन्फोर्स करने के लिए प्रूडेंट फिजिकल पॉलिसी बाई सेटिंग लेजिस्लेटिव टारगेट। रैशनल क्या है, हाई फिजिकल डेफिसिट और राइजिंग पब्लिक डेट जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। ये इंश्योर करेगा लॉन्ग टर्म मेकर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इंटरजेनरेशनल इक्विटी। इसका ऑब्जेक्टिव है फिजिकल डिसिप्लिन, डेट मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, रिसोर्स अलोकेशन और मेकर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैंडेट किया गया, ये एलिमिनेट करना है सेंट्रल का, इसमें टारगेट है कि एलिमिनेट करना है रेवेन्यू डेफिसिट को और रिड्यूस करना है फिजिकल डेफिसिट को 3% है। स्केप क्लोज होता है, एनके सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था। स्केप क्लोज मतलब ये FRBM फ्रेमवर्क देखता ये एक अपॉर्चुनिटी, ये एक लीवे देता है एक न्यू रोड पे फिजिकल कंसोलिडेशन के लिए। डेट एज अ प्राइमरी एंकर है। डेट टू GDP टोटल 26% से ज़्यादा नहीं होना, 60% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 40% सेंटर का और 20% स्टेट का। स्केप क्लोज है, कमेटी फॉर्मलाइज करती है कॉन्सेप्ट स्केप क्लोज का। ये अलाउ करता है गवर्नमेंट जो है डेविएट कर सकती है अपने टारगेट से अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, एक्ट ऑफ वॉर है, नेशनल कैलेमिटी है और कोलैप्स हुआ इकोनॉमी का विद द ग्रोथ डिक्लाइन, अगर एटलीस्ट 3% ग्रोथ डिक्लाइन हुई है तो प्रोवाइड करता है नेसेसरी फ्लेक्सिबिलिटी वाई मेंटेन करता है क्रेडिबिलिटी ऑफ फिजिकल फ्रेमवर्क। क्रिटिकल इवेल्युएशन करें इंडिया का फिजिकल कंसोलिडेशन की तो 2003 से 8 की जर्नी। ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट कम हुआ 5.8 से 2.6 हो गया, अचीव किया हमने। एक्सपेंडिचर कट हुआ, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। टैक्स टू GDP जो है 9% से 12% हो गया। 2010 से 2019 ग्रॉस फिक्स्ड डेफिसिट रिड्यूस हुआ 3.4 से 3.4 हो गया। कंसोलिडेशन बाई स्लो कंसोलिडेशन फिजिकल कंसोलिडेशन जो है वो स्लो था। उसके बाद बात करेंगे 2024-25 की बात करेंगे तो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट जो है 4.9% GDP का है। डेट टू GDP 81% है। ठीक है, तो ये हमारी परफॉर्मेंस है। सक्सेस की बात करेंगे तो फिजिकल डिसिप्लिन इंक्रीज हुआ, डेफिसिट हमारा कम हुआ, गवर्नमेंट का डेफिसिट कम हुआ, रेवेन्यू डेफिसिट कम हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा। लिमिटेशन की बात करेंगे तो एक्सपेंडिचर कट जो हुआ है वो कैपेक्स जो ड्रॉप हुआ है 7% से, वो स्टेट का कैपेक्स ड्रॉप हुआ है। कैपेक्स ड्रॉप हुआ है 7% से इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कैपेक्स कम हुआ था। बजट मैनिपुलेशन मतलब कि इसका मतलब होता है टारगेट वाया कैपेक्स कंटेनमेंट एंड अकाउंट एडजस्टमेंट। मतलब इस पर क्या करते हैं गवर्नमेंट, अपना खर्चा कम करना है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम कर रहा है। डेट टू GDP हाई है। उसके बाद 12 स्टेट जो है उनका फेस करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट डिस्पाइट सेंट्रल ग्रांट, वल्नरेबिलिटीज है, इन्फ्लेशन है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, अनएम्प्लॉयमेंट है। की लेसन्स क्या है, शॉक डिस्टर्ब करता है कंसोलिडेशन को, शॉक्स जो डिस्टर्ब करते हैं कंसोलिडेशन को, इसलिए हमें फिजिकल स्पेस की जरूरत है ड्यूरिंग स्टेबल पीरियड। टैक्स टू GDP इंप्रूव करना है, ठीक है, फिजिकल कंसोलिडेशन करना है, एक्सपेंडिचर को मैनेज करना है नेसेसरी फ्यूचर शॉक को ऑब्जर्व करने के लिए। सजेशन है अडॉप्ट करना है ग्लाइड पाथ को। इंडिपेंडेंट फिजिकल काउंसिल होनी चाहिए, एस्केप क्लॉज को जुडिशियसली यूज करना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए, फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। FRBM एक जो अचीव किया इसने नोटेबल फिजिकल कंसोलिडेशन पर स्ट्रेटेजी रिफॉर्म की जरूरत है ताकि हम इंश्योर कर सके सस्टेन्ड फिजिकल प्रूडेंस और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर कर सके।